डीसीपी अशोक कुमार धमनोई हरिद्वार पहुंचे, जहां एनकाउंटर साइबर क्राइम के लिए उन्होंने जो किताब लिखी है उसके बारे में उन्होंने गहन वार्ता की, संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और पत्रकार द्वारा इस कार्यक्रम में उन्होंने साइबर क्राइम पर बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया। और ये पुस्तक इतनी बढ़िया है कि इससे आपको साइबर क्राइम से जुड़ी सभी घटनाओं की जानकारी बहुत आसानी से मिल सकती है। तो देखिए इस खबर को पूरी। डीजीपी अशोक कुमार धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार के प्रेस क्लब में पत्रकारों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार द्वारा लिखित पुस्तक एनकाउंटर साइबर क्राइम काफ़ी चर्चाओं में है। उसी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे और संवाद के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार और जिले के कई पत्रकार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक रूप से दिए। देखिए रिपोर्ट। जितना भूमाफिया है, जितना नकल माफिया है, इनमें नकेल कसे जाए, क्योंकि आजकल क्राइम में ट्रेडिशनल क्राइम कम हो गया। चोरी, लूट, डकैती, मर्डर जो ट्रेडिशनल क्राइम था वो देखेंगे एक तो कम हो गया। दूसरा, हमने पुलिस को मॉडर्नाइज किया, प्रोफेशनल बनाया। हम लोग बता रहे हैं, आपको डाटा बता रहे हैं, जब तक यूपी में थे यानी 2000 तक अर्ली फेज में क्राइम का वर्कआउट रेट 30%, चोरी का, डकैती का, लूट, मर्डर का था 80%, बट चोरी, डकैती, लूट का 30%। किंतु आज जब मोबाइल आया एकदम से रेट बढ़ा, फिर से मोबाइल का व्हाट्सएप आ गया, फिर मुश्किल हो गया पुलिस। अब जब सीसीटीवी आ गया है, उत्तराखंड पुलिस डकैती का वर्कआउट रेट 100%, लूट का 90%, लूट और बाकी चोरी और वाहन चोरी सबका 70% से ज्यादा। एवरेज हमारी 90 के करीब। इतना ज्यादा प्रोफेशनल हमारी पुलिस है। तो ट्रेडिशनल क्राइम तो पहले से बहुत कम हो चुका है। तो ये सफेद पोस्ट क्राइम बढ़ता है, उसी में भूमाफिया है, उसी में नकल माफिया है, उसी में नौकरी के नाम पे ले लेंगे, विदेश भेजने के नाम पे ले लेंगे। मैं एक डाटा इकट्ठा कर रहा था, सिर्फ डीजीपी वाले टेन्योर में हमने ऐसे 3000 से ज्यादा लोगों को जेल में, 3000 से ज्यादा पूरे उत्तराखंड। तो ये हमने प्रयास करके कि कोई भी मेरे सामने आ गया, उसने कहा कि फ्रॉड है, हमने वेरीफाई हुई, उसी मिनट एफआईआर। उसने ज्यादा किया है, सब पे गैंगस्टर लगाओ, प्रॉपर्टी जब्त करो। ये हमने ड्राइव चला के कोशिश की है। साइबर एनकाउंटर्स की बात करें, किताब मैंने इसीलिए लिखी कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि हमारी रीच के बाहर है। उत्तराखंड का साल भर का आईपीसी क्राइम 14,015 है और 9 महीने में साइबर कंप्लेंट्स और एफआईआर, साइबर क्राइम की कंप्लेंट 15,000 पार हो चुकी। अब सारा क्राइम एक तरफ और साइबर क्राइम, ये इतनी बड़ी चुनौती है कि इसको वर्कआउट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल हजारों मील दूर रहता है। ऑनलाइन है, उसको क्या एक दिन में 50 क्राइम कर देता है, बाद में बात सुन लेंगे सारे सब। मेवात में 3 स्टेट है, जामताड़ा में 2 है, बिहार और झारखंड, और मेवात में यूपी, राजस्थान और हरियाणा, जम्मू में अभी कांड हुआ, भद्रा साइड और भागलपुर। तो ये इतने बड़े हब बन गए, पूरा का पूरा काम साइड करोड़पति बन गए लोग, तो वहाँ के सारे स्थानीय लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो लोगों को कैसे जागरूक किया जाए साइबर क्राइम के लिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इसे जीत सकते हैं। तो जब मैंने गलती नहीं की, तो एक वीडियो कॉल उठा ली, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, जनता को पता चल चुका है। तो अब ओपनली बोलो ना अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि किसी ने मेरा फेक स्क्रीनशॉट ले लिया और उधर बैठा। आप जो ही बोलेंगे खत्म हो जाए। किसी ने अपनी फेक आईडी बना दी, अपने स्टेटस लगा देता है फट से, यूसी जैन ने मुझे भेजा थिंकिंग कर, जानते हैं सब यूसी जैन, उसकी फेक आईडी बन गई। तो मैंने उसको मैसेज देखा, मैंने कहा इसको अपनी स्टेटस बना दो, व्हाट्सएप पे सब कोई देख लेगा, तुम्हारे जितने जानकार हैं पता चल जाएगा कि फेक आईडी। अब ये तो फेक हमारी भी, उसका भी पहली बात तो आप अस्ती में फंसेंगे क्यों, तो जो अस्ती में फंसने वाले उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मेरा है वेरीफाई करने में तो साल लग जाए। ये डर की वजह से बयान नहीं कर रहे हैं। जो दूसरा आपका सवाल था पुलिस के वर्किंग आवर्स, पुलिस के वर्किंग आवर्स की एवरेज 13 घंटे,
क्यों 13 घंटे? 12 घंटे की तो हमारी ड्यूटी लगती है। आप किसी भी थाने में चले जाओ, 12 घंटे की शिफ्ट मिलेगी। किसी भी त्योहार को देखो 8 से 8, है ना? तो 12 घंटे तो शिफ्ट ही है। फिर कभी कभार वो शिफ्ट पूरा करके गया, एक्सीडेंट हो गया, दंगा हो गया, भीड़ आ गई, तो उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगती रहती है। इसलिए एवरेज 13 घंटे आती है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि पुलिस को मॉडर्नाइज करें, उसकी वर्किंग कंडीशन सुधारें, ऑफिस की शेप बदलें। आप देखो पहले ऑफिस के खाने क्या थे, हमने कितना बदल दिया। मायापुर के कितना कायाकल्प हो गया आपको पड़ोस में। तो वो जो है ऑफिस, रेजिडेंस, उनकी लिविंग कंडीशन, उनकी सैलरी सब सुधरा है, सब में चेंज आया है टाइम के साथ। अभी जो आप जानते हैं इंटरनेशनल पब्लिशर है इंग्लिश में, इसलिए फिर हमने बाद में हिंदी में छपाई जो प्रभात प्रकाशन में छपी। तो देश भर में मेरा कौन सा बताया ना, बेंगलोर में गया था बुक साइनिंग के लिए एयरपोर्ट पे। तो वहाँ वो किताब आया हमारे में कि इसकी हाईएस्ट सेल है और 2-3 महीने तक ये किताब टॉप 5 में रही। तो उस समय देश भर में गई है, चर्चा है, ललन टॉप से लेके आज तक से लेके हर जगह इस पे डिस्कशन में तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ा है। कोई भी असंवैधानिक गलत है और उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी, ठीक है? पुलिस भी समाज का एक काम है और इसी समाज से हमारे तो आईपीएस बनने से पहले मैं आईटीएस था, पुलिस वाला तो है, तो इसी समाज से ना। तो अगर समाज में करप्शन है तो पुलिस में भी आएगा। जब आपका बेटा पुलिस में जाता है, आपका भाई पुलिस में जाता है, तो आप एक्स्ट्रा करते एक्स्ट्रा कमाएगा। तो ये जो है ना, जब समाज से करप्शन हटेगा तभी पुलिस से हटेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहना कि ड्रग्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि पुलिस में करप्शन, ये मैं नहीं कहता कि पुलिस इन्वॉल्व, कोई भी पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं निकले। अभी ज्वालापुर के 2 निकले थे, मैंने सस्पेंड किए थे जब सरकार वाला मामला सामने आया। तो पॉसिबिलिटी है और ये सोचे कि सिर्फ इस वजह से ड्रग्स बढ़ क्यों गलत। लास्ट पॉइंट, पुलिस अकेला विभाग है जो अपने कर्तव्य को सजा देता है। और बाकी विभाग में एक किसी को सस्पेंड करके देखो, हड़ताल हो जाती है। उत्तराखंड का डाटा बता रहा हूँ, साल की एवरेज सस्पेंशन की 400, डेली इसका में एक आदमी सस्पेंड। तो हमें पुलिस को कंट्रोल करने के लिए, अनुशासित रखने के लिए इतनी सजाएं इतनी कम है तो आसानी से बेल हो जा रही है। तो जजों को ही पता चल गया उनके साथ भी साइबर क्राइम हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि आप नहीं करो भाई, बाहर जाके फिर यही करेंगे। कुछ रास्ते निकालो कि बेच में आपने छूटने ना। फिर हम इसमें गैंगस्टर एक्ट वगैरह लगाने का ये सब सोचते हैं, कर रहे हैं, रास्ते कोशिश करो। थैंक यू सर। और अकेले पुलिस से कंट्रोल करने बहुत मुश्किल, क्योंकि उसके एनफोर्समेंट साइड में सप्लाई साइड, जब तक पब्लिक में डिमांड रहेगी तब तक आएगा कहीं ना कहीं। तो हमें वो डिमांड तो खत्म करनी है। सप्लाई के पीछे आप भी लगे, हम पुलिस भी लगी, डिमांड को खत्म करनी है। उसके पीछे तो माँ बाप का, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, पूरे समाज का हर एक का रोल है। हम तो जाके रोकेगा, बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं उसको सिखाएंगे। बच्चा कहेंगे ड्रग्स इज कूल, ड्रग्स कूल कहाँ है? ड्रग्स इज डेथ, ड्रग्स मजा नहीं, ड्रग्स सजा है, ये उसको सिखाना है। तो ड्रग्स में तो ये दूसरा कहता है ट्रैफिक। ट्रैफिक हमारे लिए जरूर प्रॉब्लम है और उसका सबसे बड़ी तो फैक्टर वही है कि सड़कें लिमिटेड है। पहले जब उत्तराखंड में 4 लाख गाड़ियां थी, आज 33 लाख, 8 गुना बढ़ गई, सड़कें 2 गुना बढ़ गई। पार्किंग तो है ही नहीं, फिर सड़कें जितनी हो एनक्रोचमेंट। तो ये चीजें भी समाज के साथ, आदमियों के साथ मिलकर भी हो सकती है। जो ऑटो और विक्रम का सवाल है वो डिटेल में है, वो हमारे एक सवाल होता है के बारे में बता दूं। अभी जो हमने खोला है, एक तो ऑटो थेफ्ट खोल दिया, वाहन चोरी हुआ, आप एफआईआर लिखवा सकते हो, उसमें उसकी एक्यूज कॉलम खुला हुआ नहीं, ठीक है? और आपकी कोई चीज मिस हो गई वो भी आप लिखवा सकते हैं। मिसिंग रिपोर्ट आपको कंप्यूटर से मिल जाएगी, थाने जाने की जरूरत नहीं। आपका मोबाइल हो गया, आपका डॉक्यूमेंट हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो
आप घर बैठे क्लोज करो, आपको वहीं मिल जाएगा। अब ये फायर ऐसा लिमिटेड क्यों है, उसकी बैकग्राउंड बता दें। बैकग्राउंड ये है कि हमारे देश में एफआईआर होना, उसके बाद उसका स्टिग्मा भी बहुत बड़ा है, और एक बार एफआईआर हो जाती है विवेचना आपको पता 3-4 महीने लेती है। एक फर्जी झूठी एफआईआर को खत्म करने के लिए भी पुलिस को कम से कम 50 पेज के कोर्ट में रहना है। इट्स अ कोर्ट डॉक्यूमेंट, फिर वो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं रहता, द मोमेंट इट बिकम्स एन एफआईआर, तो उसमें यही प्रॉब्लम है कि कल को फिर 50 झूठे केस लग जाएंगे। हमने खोला तो लगभग आपको पता है कितने कितने सारे एप्लीकेशन ऐसे बन जा रही हैं, तो फिर किसी आप किसी के भी खिलाफ एफआईआर होगी, फिर उसका जवाब देते, फिर मीडिया में चलेगा कि इनके खिलाफ चोरी के एफआईआर, इनके खिलाफ रेप के एफआईआर, तो वो वाली बात। इसलिए हमने पूरे देश में एक्सपेरिमेंट चला, दिल्ली में भी हो चुका है, हरियाणा में भी, हमारे सब में अभी तक इतना ही हुआ है। धीरे धीरे और कुछ होगी सोसाइटी और कुछ रास्ते निकालेगी, अननेम्ड एफआईआर करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं ये सोचता हूं। और मुश्किल से हमने ओपन किया ना पिछले साल से 10% एफआईआर की संख्या बढ़ी है फोटो थेफ्ट, क्योंकि फाइनली उसे बेचारे को इंश्योरेंस भी चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका हो जा रहा है। वैसे बढ़ना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, पर वही है कि इसमें हमें ये वाले झूठी एफआईआर न हो सके, उस चीज की संभावना तो है, भविष्य में बढ़ेगा। थैंक यू है कि जो बहुत सारी क्राइम्स होते हैं तो सीमित ऑप्शन है उसको कराने के लिए दर्ज, तो इसकी सुविधा का लाभ लोग कैसे। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि साथ में कुछ गलत काम भी कर देती है, तो गलत काम हाईलाइट हो जाता है, तो वर्कआउट तो हमारे सारे वैसे ही होते हैं, तो प्राइवेट पेट्रोल को दिखा रहा है, पुलिस वाले को दिखा रहा है, वर्कआउट सारे ऐसे ही होते। तो बात ये आप कुछ कह रहे हैं, हमारे पुलिस वाले वो सब उसको वो करेंगे, नोट करेंगे। देखिए, एक तो सारे लोग पॉजिटिवली आलोचना करें ऐसा भी नहीं होता, कुछ लोगों के मोटिव जो वहां गड़बड़ भी होती है, वो दैट अपार्ट सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग में हमें भी खराब लगता था, इसके टाइम में हमें सिखाया, और मैं अपने पुलिस वालों को यही सिखा कि आलोचना को पॉजिटिवली लेना सीखो। हम लोग सोचते थे कोई क्राइम हो जाएगा, जिसने प्रेस मैनेज करी तो क्राइम नहीं लिखेगा, ऐसा कैसे होगा, तो उसकी रोजी रोटी उसने नहीं लिखा तो उसके ऊपर सवाल उठ जाएंगे, तो लिखेगा ही। तो हमने अपने टेन्योर में धीरे धीरे सीखा, उसके बाद हमने एडॉप्ट कर कि कभी हमने प्रेस से नहीं जाके हमें बचा। स्टार्टिंग के 1-2 टेन्योर छोड़ने के बाद हमने कहा आप जरूर छाप लेते हो तो आपका काम है, किंतु एक रिक्वेस्ट है, हमारा वर्जन भी छाप दीजिए। अगर डकैती हुई तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस मौके पे गई, वर्कआउट करने का प्रयास करती, यहाँ तक गई, वहां तक गई, है ना, वो भी वर्जन डाल दीजिए तो थोड़ा ठीक हो जाए। तो ये बात है, मैं तो दबंग सच है बोलने ही सिंगा सब आर्टिफिशियल। उससे पहले का फिल्म आखिरी में आता था पुलिस, सब हीरो कर लेगा तब पुलिस आएगी, क्योंकि पुलिस पहले आएगी तो हीरो क्या करेगा। तो बाद में ऐसी फिल्में आने लगी पुलिस के फेवर में, सिंगा पुलिस वाले सब सुपर हीरो है, सबको मार मार देता है, तो ये सोसाइटी का सच नहीं। इसलिए मेरी जो किताब है खाकी में मैंने पूरा 100% ट्रूथ डालने की कोशिश की कि रियलिटी ये है, तो हमें रियलिटी के नजदीक रहना होगा। हमें डेमोक्रेसी में काम करना, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का भी रोल, उसको आप जीरो नहीं कर। पर अगर आप तो हरिद्वार के लोग जितना मुझे जानता है उतना कोई नहीं जानता, अगर आप देखेंगे तो इतने टाइम में मैंने जो स्टाइल अपनाया है कि मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि आपसे 5 काम बोले, मोर और लेस 3 काम या 2 कामों में सही होते, एक या 2 काम गलत। अब जो सही काम है वो कर दीजिए और गलत के लिए बता दीजिए नहीं हो सकता, तो वो आपके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं। बहुत कम जनप्रतिनिधि ऐसे होंगे जो आपको गलत काम के लिए फोर्स करेंगे, और ये आपका भी हुआ है, मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं मैं गलत तो नहीं हूं। तो ये अगर हम लाइन अपनाते हैं तो सब ठीक हो जाता है, पर वो जो एक लाइन है ना वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं गलती है कि हम जनप्रतिनिधियों को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसे है,
उस सिस्टम के अंतर्गत आप हम सब काम कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर है, भी आपने नोट किया, उस सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर हमें मान लिया कोई पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को जुडिशरी कंट्रोल करती है, इन सब को प्रेस कंट्रोल करती है। तो बैलेंस ऑफ पावर है तो वो जरूरी है लोकतंत्र। नहीं तो कोई एक आध बंदा ऐसा हो जाएगा वो सब पे गलत भी अत्याचार भी कर सकता है। वो तो कहीं बार एक बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया 1930 1930 आप इस पे कॉल करिए और आपकी रिपोर्ट हो जाती है पूरे देश का एक कॉमन प्लेटफॉर्म एनसीआरबी को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग को। तो इसलिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है। इससे ज्यादा मतलब क्या सवाल था सर? ये पुलिस अधिकारियों के एटीट्यूड में सुधार की जरूरत है। मैंने तो अपनी किताब खाकी में इंसान जो 2009 में लिखी थी, उसका सेकंड चैप्टर है, उसमें मैंने सैद्धांतिकली लिखा है कि सेवक नहीं साहब है। हम लोगों के कंधे पे लगा हुआ इंडियन पुलिस सर्विस या प्रोविंशियल पुलिस सर्विस पीपीएस, उनके कंधे पे एसपीसीटी साहब। तो आगे सर्विस लिखा है ना, आप में से कोई किसी को सेवक बोलता है? एसपीसीटी साहब, एसएसपी साहब, डीजी सब साहब हैं। तो ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। हम लोगों को सबको सेवक होना है, जन सेवा का मतलब पब्लिक सर्वेंट, आईएएस हो आईपीएस हो कोई भी। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें फ्यूडल बैकग्राउंड अंग्रेजों के टाइम की बैकग्राउंड है, तभी से वो साहबियत आ गई है। तो उस पूरी मैंने दूसरे चैप्टर में अपनी खाकी में इंसान की इसको बहुत हाईलाइट किया कि कैसे हम अंग्रेजों के टाइम की पुलिस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और उसमें ये एटीट्यूड आ गया एरोगेंस। अदरवाइज वी आर पीपल पब्लिक सर्वेंट्स, और ऐसे में लोगों की सुनवाई करना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। ऐसा नहीं करेंगे सुनवाई कर, हमारा कर्तव्य है कि लोगों की सुने और उसको। तो कुछ अधिकारी अप्रोचेबल ही नहीं, मैं ऑफिस में बैठेंगे, मैं फोन उठाएंगे, तो फिर पब्लिक के साथ क्या करें? मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ आजकल इस एटीट्यूड के बावजूद जब ऑनलाइन सिस्टम जा रहे हैं, तो वही साइबर क्राइम में है, इवन अदरवाइज जैसे सिम कार्ड का हेल्पलाइन पोर्टल है, अब वहां पे कंप्लेंट में दर्ज करते तो उससे रिजल्ट आते हैं। मेरी बेटी थी, ये लोग सोचते हैं कि जितने बड़े आदमी की बनाओगे उतनी जल्दी आसानी से पैसा मिल जाएगा। तो पहला सवाल क्या था? बेरोजगारी। बेरोजगारी से जुड़ा ये सब बहाने होते हैं। जरूर है थोड़ा बहुत, लेकिन आप समझते हैं क्राइम में होने में कहीं ना कहीं सोसाइटी का रोल है, सोशल बैकग्राउंड का रोल है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का रोल है। अगर हम ये सोचें कि जो सोसाइटी फुल्ली डेवलप्ड है, क्या वहां क्राइम नहीं है? क्राइम अमेरिका में भी, क्राइम यूरोप में भी, ऐसा नहीं कि वहाँ क्राइम जीरो। यस, जब जहाँ पे हमारे पास अपनी लाइफ के लिए जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं, तो सर्टेनली थोड़ी टेंडेंसी बढ़ती है कि उसको कुछ है नहीं तो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ आदमी भागता है। वो उसका छोटा मोटा कारक फैक्टर हो सकता है, पर सिर्फ हम ये सोचे कि साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है कि बेरोजगार नहीं, वो कोई नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और खासकर मेरे अपने विभाग के लोग, कई लोग अफवाह भी फैलाते हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल कैरियर फॉलो करने वाला हूं। ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं है, दूर तक जीरो मंशा है। क्योंकि हमने जो पुलिसिंग की है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करी है, लोगों के लिए पुलिसिंग की है, अप्रोचेबिलिटी बढ़ाई। तो जब पुलिस पब्लिक के लिए बनी तो पब्लिक से दूर क्यों? पब्लिक पुलिस तक पहुंचेगी तभी तो सूचना आएगी अपराधियों के बारे में, तभी तो एक्शन होगा, तभी रिजल्ट आएगा। तो पब्लिक फ्रेंडली पुलिस करने से ऐसी भ्रांति लोगों में आई तो बहुत गलत बात। तो मेरे ऐसी कोई इच्छा नहीं है किसी तरह का पॉलिटिकल वो करने की। मैं आराम से रिटायरमेंट के बाद भी मुझे लगता नहीं कि मैं इतना एजेड हो गया हूं कि मैं लाइफ से रिटायर हूं। ठीक है, मैं सर्विस से रिटायर हूं, लाइफ से रिटायर नहीं हूं। लाइफ में करेंगे बहुत कुछ करेंगे, जाने कितनी ऑप्शन है, कुछ एकेडमिक्स में कर लेंगे, कुछ स्पोर्ट्स में कर लेंगे, कुछ किताबें लिख लेंगे, जाने और कितने काम कर सकते हैं। परंतु पॉलिटिक्स में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। आंसर दे करके और फिर आपके साथ गोलिंग करते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर आपके रिश्तेदारों को भेजने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं। ऐसे ही सेक्सटोर्शन के केसेस, अभी एक एलआईसी का रिटायर्ड आदमी पिथौरागढ़, उसने कोई गलती भी नहीं की, कोई एक अननोन वीडियो कॉल उठा के उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, उधर से कोई ऑप्शन होगी कि ऑप्शन लड़की का,
तो वीडियो शॉट देके उसको स्क्रीनशॉट देके ब्लैकमेल 47 लाख रुपए दे दिया। जब एक पैसा नहीं बचा तब एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ने मुझे अप्रोच किया, हमने इमीडिएट केस लिखवाया और 3-4 दिन में पकड़ लाया था इससे मथुरा साइड से। तो मैंने कहा पहले आ रहा तो वही पुलिस। ऐसे ही लोग ना कभी कभी बेचारे लड़के लड़कियां छोटी लड़की उसका फोटो वायरल कर दिया, वीडियो वायरल कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ चले जाते हैं बच्चे। तो साइबर क्राइम इसलिए बहुत डेंजरस होता है। तो कहीं ना कहीं दूसरी बात बहुत सारा पैसा देश का पैसा बाहर भी जाता है। पिछले 2021 के बाद हमने कई ऐसे केसेस किए हैं इसमें क्राइम के पीछे चाइनीज लोग निकले और पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बाहर देश के नाम। तो ये उस हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। क्राइम है जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, कोई ऐसा आपने आपके समय में ऐसा केस आपने बर्ताव किया हो या जान जाने वाली तो ना ये एआई जो है वो हमारे लिए नया चैलेंज है। हर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जितनी सुगमता में बहुत सारी चीजों में हो रही है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, उतना ही क्रिमिनल को भी फायदा होता है। जो वॉइस मॉड्यूलेशन थी, पहले भी फर्जी वॉइस नकल करते थे, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑलमोस्ट वो 99% तक पहुंच गए। मतलब आप खुद अपनी वाइफ आर्टिफिशियली क्रिएटेड होगी, सोशल मीडिया पे पड़े रहते हैं, सब पे फोटो वीडियो आवाज भी पड़ी रहती है, तो उससे क्रिएट कर लेते हैं। तो इतना ज्यादा क्लोज आ गया एआई की मदद से कि आपको फर्जी ऑडियो फर्जी वीडियो की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि असली है कि नहीं। तो उसकी वजह से ये जो वॉइस वाला रोड आया है, मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला था, ट्विटर पे, कि लोग क्या कर रहे हैं वॉइस मॉड्यूलेशन करके ऐसा एक्टिंग करेंगे कि आपकी बच्चा किडनैप हो गया और बच्चे की आवाज सुनाएंगे आप, पापा मुझे पकड़ लिया इन लोगों ने, 5 लाख इनके खाते में डाल दो नहीं तो मेरे को मार देंगे, चाकू मेरे गर्दन पे लगाया। या बोलेंगे मेरा एक्सीडेंट हो गया, वाइफ का या हस्बैंड बोलेगा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं इधर आया हूं सिग्नल से, इमीडिएटली 2 लाख उनके खाते में डाल दो। तो वो उसको उस टाइम इतना शॉक में आ जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि ये मेरे आदमी की आवाज नहीं है, उसको तो एकदम 100% वही आवाज है। फिर वो वेरीफाई, जो लोग वेरीफाई कर लेंगे कि असल में एक बार तो कॉल करके देखो रियल नंबर को, अपने पति के तो किसी और नंबर से कॉल आई थी। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्राइम का लेवल भी नेक्स्ट लेवल आगे चला जाएगा और उसमें हमारे लिए वर्कआउट करना उससे और मुश्किल हो जाएगा और पब्लिक के लिए उससे बचना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा अलर्टनेस की जरूरत है। तो आपका दूसरा सवाल है कि इतने एम्बोल्डेंड क्यों हो गए? क्रिमिनल तो डरता है पब्लिक से भी, पुलिस से, और ये लोग खुलेआम जब नहीं आता चला तो गाली भी देने लगते हैं, पुलिस को भी चले देते हैं। तो उसके पीछे की कारण यही है कि एक तो मैंने बोला ना वॉल्यूम इतनी ज्यादा, उत्तराखंड का 15,000, देश भर का 10 लाख से ज्यादा, इतनी पुलिस है कि वो सारे केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए वो एक हमारे लिए हैंडीकैप हो। दूसरी प्रॉब्लम, कहने को आप लोगों से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, इनको जब पकड़ते 1000 सिम कार्ड निकलते हैं, यानी किस किस के नाम पे ले लेते होंगे। जो दुकानदार बेचने वाला हो उसको कहा गया ना वेरीफाई करें कौन कर रहा है, मतलब आप सब पत्रकार हो, सिम कार्ड देने में लेने में कितना फर्जीफिकेशन हो रहा है। ऐसे बैंक अकाउंट, फर्जी बैंक अकाउंट खुलते रहते हैं, यानी किस मजदूर के नाम से खाते निकलते हैं, जब हम जाते हैं ना इस खाते में पैसा डलता है तो वो केवाईसी की आधार कार्ड भी अपलोड होता है, उससे केवाईसी बना के उन्होंने करते अकाउंट खोल देते हैं और बस पैसा वो ऑपरेट कोई और कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं इन पे नजर पड़ गई है, हमारे गृह मंत्री जी भी बहुत सजग हैं और चीजें टाइटेड भी हो रही है। ऐसा नहीं है पहले से बैंकों ने सिस्टम बेटर किया, किंतु अभी भी बहुत सारा सिस्टम ऐसा है जहां लूपहोल भी बचे हैं। आरबीआई ने भी सिस्टम को टाइटन किया है। तो पर ये जरूर है कि मुश्किल तो है साइबर क्राइम को वर्कआउट करना। आपकी 12 कहानियां पढ़ी हिंदी इंग्लिश दोनों में, असंभव नहीं। अगर पुलिस ठान ले और हम लोग उसे चुनौती के रूप में लेते हैं, जैसे मेरा जो फेक आईडी वाला केस है ना, मैंने इसमें डाला है, मेरी फेक फेसबुक पे फोटो लगा करके आईडी बना दी, किसी की बना दो, फिर किसी को भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट, उससे फिर 10,000 रुपए मांग रहे, तो बड़ा
चौंका हुआ था, डीजी साहब मुझे 10,000 क्यों मांगे? उन्होंने मुझे फोन किया, देखिए सर ये लगता है आपकी फेक आईडी बन गई। मैंने मुझे कहा ये मेरा नहीं है। तो मैंने कहा तो इमीडिएट आप एफआईआर लिखवाई। फिर हमने ट्रैक किया, बंदा निकला मेवात से ओपन कर फेक आईडी पर। तो जब हमने वहां टीम भेजी तो गांव में घुसने ना दे, लोकल पुलिस भी मना कर रही थी, साहब ये तो पूरा एक कमेटी का काम है, अभी हम तो पूरा बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हमने कहा तो वेट करो, हमारी टीम को वहां डेरा डाला। तो डेरा डाला तो फैमिली तो बंदा आएगा ही ना, कहीं भी डील करेगा अपने काम से, घर से। तो उसको ट्रैक करते करते हमारी टीम विशाखापट्टनम तक गई और फाइनली उसको पकड़ा। मेरा मतलब है एक केस के लिए इतनी मेहनत होती है, 15-20 दिन लग गए, ये इसका फायदा उठा रहा है, इसलिए वो इतना देर करता है। और अगर हम लोग ठान लेते हैं काम करना तो जरूर कर दो, ऐसा नहीं है। यही है इस किताब में हमने प्रूव करने की कोशिश की कि साइबर क्राइम सिर्फ कम पढ़े लिखे या कम टेक्निकल लोगों के साथ होता है या एजेड लोगों के साथ होता है, कि नई पीढ़ी तो जो है इज बोर्न विद द मोबाइल एंड कंप्यूटर, तो इसलिए वो इसको बहुत अच्छे से समझती है, जानती है। ऐसा नहीं है, साइबर क्राइम सब एज के साथ होता है और सब तरह के लोगों के साथ होगा, हाईली टेक्निकल लोगों के साथ भी होगा। बस वो करने वाले फिर अलग अलग तरह के लोग हैं। साइबर क्राइम जो करने वाले हैं उनमें एकदम महा अनपढ़ लोग भी हैं। झारखंड के बिल्कुल जिन्होंने 10वीं पास नहीं की है, वो पेड़ों में बैठ के अपने वहां जंगलों में मोबाइल लेके टावर लगा रखे हैं और वो साइबर क्राइम का कोर्स 15 दिन में 1 लाख रुपए, या तो आईआईटी वाले 1 साल पहले तो 15 दिन में 1 लाख रुपए का कोर्स। ऐसे उनको बस पर्टिकुलर बता दिया आपने ये भेजना है, ये भेजना है, फिर आएगा तो ऐसे क्लिक करना है, पूरा 15 दिन में उनके हैंड्स ऑन करवा दें, उसके बाद वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे उनका वही एक्सपर्टीज रहता है। एक आदमी है वो खाली फर्जी वीडियो कॉल कर दिखा करके आपका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये सारे मेवात वाले करते हैं। कि जितना हमारा केदारनाथ का स्कैम हुआ ये सारा जामताड़ा में निकला, झारखंड की जगह पकड़ ला गया है। तो जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो भी एकदम अनपढ़ से लेकर के बहुत टेक्निकल लोग, सुपर टेक्निकल, और विक्टिम भी ऐसे उनके प्रोफाइल में कोई एज का या पढ़े लिखे होने का कोई डिफरेंस नहीं। डीजीपी अशोक कुमार द्वारा लिखी ये किताब लोगों के लिए काफ़ी कामयाब साबित हो सकती है अगर वो इसको पढ़ेंगे। जिस तरह से डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि साइबर क्राइम कितना बड़ा अपराध है और कितने सात्विक दिमाग के लोग इसको करते हैं, निश्चित रूप से इसको जीवन में उगारने के लिए आपको भी सात्विक होना पड़ेगा, जब भी आप चुनौतियों से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस खबर को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।